नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वीर कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया फायर अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वर्क परमिट सिस्टम के बारे में। वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है और कैसे इसको फॉलो किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, इसकी वैलिडिटी क्या होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्क परमिट सिस्टम होता क्या है। तो वर्क परमिट सिस्टम किसी भी काम को करने के लिए एक अनुमति होती है कि आप इस काम को कर सकते हो। ठीक है, अगर ये डेफिनेशन की बात करें तो वर्क परमिट सिस्टम एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी ऑथराइज पर्सन के द्वारा साइन किया जाता है या ऑथराइज किया जाता है या जिस परमिट दिया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें ये जान लेते हैं कि जब हम वर्क परमिट लेते हैं तो उसमें कौन कौन से लोग, कौन कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो, वर्क परमिट दो के लिए होता है। एक तो होता है यूजर डिपार्टमेंट, यूजर डिपार्टमेंट यानी जो काम करवा रहा है, और दूसरा होता है एरिया इंचार्ज। एरिया इंचार्ज, ठीक है। तो यूजर डिपार्टमेंट मान लिया मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, किसी भी कंपनी में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, वो हॉट वर्क करवाना चाहता है या कोई कहीं पे एग्जावेशन करवाना चाहता है, खुदाई करवाना चाहता है, तो वो यूजर डिपार्टमेंट हुआ। अब वो क्या करेगा, जिस भी एरिया में काम करेगा वो उसका एरिया इंचार्ज हो जाएगा। यूजर डिपार्टमेंट ने परमिशन लेना है और किससे लेना है, एरिया इंचार्ज से। दो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब एरिया इंचार्ज कौन होगा, मान लिया कोई भी एक यूनिट है, मान लिया किसी भी कंपनी के अंदर चार पांच यूनिट है, किसी भी एक यूनिट में उसको काम करना है, तो उस यूनिट का भी एक एरिया इंचार्ज बनाया जाता है कंपनी के द्वारा, ताकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी होगी तो वो इंचार्ज उसको चेक करेगा, उसको फॉलोअप लेगा डेली। ठीक है, अब ये दो तो हमेशा इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे, चाहे वो हॉट वर्क परमिट है, कोल्ड वर्क है, चाहे हाई रिस्क है, कोई भी परमिट है, ये दो लोग इन्वॉल्व रहेंगे ही रहेंगे। अब डिपेंड करता है तीसरे पर्सन पे। अब तीसरा पर्सन कौन होता है, तीसरा पर्सन होता है ईएचएस डिपार्टमेंट या सेफ्टी डिपार्टमेंट, फायर सेफ्टी बोल सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कंपनी वहां पे ईएचएस के नाम से रखी हुई है या फायर एंड सेफ्टी के नाम से रखी है या सेफ्टी डिपार्टमेंट के नाम से रखी हुई है। तो ये डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहता ही रहता है, किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क है ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व रहता ही रहता है, और इसके इन्वॉल्व होने के बगैर कोई भी वहां की सेफ्टी इंश्योर नहीं की जा सकती। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट होना जरूरी होता है। मैं यहाँ पे ईएचएस लिख देता हूँ। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ये शब्द प्रयोग हो रहा है ईएचएस डिपार्टमेंट, क्योंकि ईएचएस डिपार्टमेंट में ही फायर सेफ्टी होती है, फायर डिपार्टमेंट होता है, इसी में सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है और इसी में इन्वायरमेंट होता है, सभी इसी के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो ये तीन लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी भी परमिट के लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ परमिट। अब टाइप्स ऑफ परमिट, परमिट कितने प्रकार के होते हैं, तो परमिट तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक हॉट वर्क परमिट, नंबर दो कोल्ड वर्क परमिट, नंबर तीन हाई रिस्क परमिट। अब हॉट वर्क परमिट में कौन कौन से वर्क आते हैं वो जानेंगे। एक चीज और मैं बता देता हूँ, मैंने इनके सामने कलर लिखे हुए, रेड कलर, ब्लू कलर और ऑरेंज कलर। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि हॉट वर्क परमिट का कलर कोड क्या है। हॉट वर्क परमिट का कलर कोड क्या है, तो हॉट वर्क परमिट का कलर कोड रेड होता है। जो हॉट वर्क होता है, जो परमिट होता है वो रेड कलर के कागज पे प्रिंटेड होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कोल्ड वर्क परमिट का कलर कोड क्या होता है, तो वो ब्लू होता है। और हाई रिस्क
परमिट का कलर कोड ऑरेंज होता है। ये एक रेड कलर के पेपर पे होगा, ये ब्लू कलर के पे होगा और ये ऑरेंज कलर के पेपर पे प्रिंटेड होगा। अब बात करते हैं हॉट वर्क परमिट में कौन कौन से वर्क आते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा सोर्स ऑफ इग्निशन, कोई भी ऐसा काम जिसके करने से सोर्स ऑफ इग्निशन मिलता है या हीट जनरेट होती है या इग्निशन सोर्स मिलता है तो उसको हॉट वर्क परमिट बोलते हैं। और इसकी वैलिडिटी मैंने देखो यहाँ पे 24 आवर्स लिखा हुआ है। इस काम को करने के लिए जो हम परमिट लेते हैं वो एक दिन के लिए ही वैलिड होता है, सिर्फ 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। उसके बाद परमिट को या तो रिन्यू कराया जाएगा या फिर नया परमिट लिया जाएगा। कहीं कहीं पे क्या होता है कि एक हफ्ते के लिए, ज्यादातर एक हफ्ते के लिए परमिट ले लिया जाता है और उसको डेली रिन्यू करवाते हैं ताकि हर रोज पेपर वेस्ट ना हो, हर रोज अपने कंप्यूटर में या सेट में लेने का पंगा ना पड़े। उसके लिए एक बार में 7 दिन का परमिट डाल दिया जाता है, लेकिन वो हर रोज रिन्यू करवाना होता है। किससे? इन तीनों से। ये तीनों वर्ड मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको हर जगह इन चीजों पे फोकस देना हो, हर चीज में। जब आप इशू करवा रहे हैं तो भी ये 3 लोग चाहिए, जब रिन्यू करवा रहे हैं तब भी ये तीनों लोग चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो हॉट वर्क परमिट है वो 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए वैलिड होता है। अगले दिन आपको काम करना है तो डिपेंड करता है कि वहां पे कैसा काम होना है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वो एक दिन के लिए ही वैलिड क्यों है, एक हफ्ते के लिए क्यों नहीं कर दिया, एक महीने के लिए क्यों नहीं कर दिया। देखो, आज हम काम कर रहे हैं हाइट पे, वहां पे रिस्क कम था तो सेफ्टी ऑफिसर जा करके उसको एनालाइज करेगा कि उसमें क्या रिस्क है और फिर जो यूजर डिपार्टमेंट है उसको या जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उसको ब्रीफ करेगा उस हजार्ड्स के बारे में, उसके प्रिकॉशंस के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में ब्रीफ करेगा। उसके बाद परमिट को दिया जाता है। इसलिए परमिट 24 घंटे के लिए ही वैलिड होता है। अब इसमें कौन कौन से वर्क आते हैं एग्जांपल जानेंगे। वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग और एक्सट्रा। ठीक है, तो वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और कटिंग ये तीनों चीज हॉट वर्क में ही आते हैं। और बहुत सारी जगह पे जो आरसीसी की दीवार तोड़ने के लिए गन यूज करते हैं ना, उसको भी हॉट वर्क में ही कंसीडर करते हैं, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। उसके बाद आता है कोल्ड वर्क परमिट, इसका कलर कोड ब्लू होता है। नो एनी एमिशन सोर्स। अब कोल्ड वर्क किसको बोलेंगे? जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्निशन सोर्स जनरेट ना होता हो। सेम हॉट वर्क का अपोजिट होता है, यहाँ पे एग्निशन सोर्स जनरेट किया जा रहा है और यहाँ पे एग्निशन सोर्स है ही नहीं, तो उसको कोल्ड वर्क परमिट बोलते हैं। अब ये भी 7 दिन के लिए वैलिड होता है। अब बहुत सारी कंपनियां इसमें भी यही करती है कि 24 दिन के लिए ही वैलिड करती हैं और डेली जा करके उसको रिन्यू करती है, ऑन स्पॉट करती है। ये भी चीज हमेशा याद रखना, जब आप परमिट दे रहे होते हो तो ऑन स्पॉट जा करके सारे चेक पॉइंट चेक करने होते हैं, उसके बाद साइन करना होता है। ऐसा नहीं कि ऑफिस में बैठ करके साइन कर दिए और परमिट वैलिड हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से काम आते हैं एग्जाम्पल देखेंगे हम। सिविल वर्क, चाहे वो खुदाई का वर्क है, चाहे वो दीवार बनाने का काम किया जा रहा है या दीवार तोड़ने का काम किया जा रहा है, कोई फर्नीचर काम किया जा रहा है या कोई पेंटिंग का काम किया जा रहा है, सभी सिविल वर्क इसके अंदर आते हैं। उसके बाद स्कैफोल्डिंग लगाना है या हटाना है तो भी कोल्ड वर्क परमिट में जाएगा। एग्जावेशन खुदाई करने के लिए। उसके बाद आता है पेंटिंग वर्क, देखा होगा आपने। अब बोलोगे पेंटिंग वर्क में भी क्या जरूरत है, वो वर्क एट हाइट में आ जाता है। कोल्ड वर्क के भी टाइप होते हैं, हॉट वर्क के में भी डिपेंड करता है कि वर्क क्या है, कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से उसको फॉलो किया जाता है। अब ज्यादा हाइट पे वहां पे काम किया जा रहा है, पेंटिंग की जा रही है, तो वो कोल्ड वर्क परमिट में कंसीडर किया जाता है। अब ज्यादा हाइट पे काम कर रहा है तो वहां पे रिस्क तो है, आदमी गिर सकता है, नीचे जाने वाले के ऊपर कोई जिस बाल्टी से काम कर रहा है वो गिर सकती है। तो इस तरह के हजार्ड्स उसमें होते हैं। डिपेंड करता है कि वहां की सिचुएशन कैसी है और
काम कहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद आता है हाई रिस्क परमिट, इसका कलर कोड होता है ऑरेंज। इसमें कौन कौन से वर्क आते हैं एग्जांपल देख लेंगे, हैवी लिफ्टिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग और लाइव इलेक्ट्रिकल। अब इसमें एक और भी जोड़ देते हैं, कोई भी ऑयल एंड गैस की लाइन गई हुई है और उसमें भी वर्क करना तो भी हाई रिस्क में जाएगा। कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल पे काम किया जा रहा है लाइव इलेक्ट्रिकल पे, तो भी वो हाई रिस्क में कंसीडर किया जाता है। अब बात करते हैं कि लाइव इलेक्ट्रिकल पे काम क्यों कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पे ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लाइव इलेक्ट्रिकल पे भी काम करना पड़ता है, उसको हाई रिस्क में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब ये सभी वर्क परमिट जो मैंने बताए हैं, ये इनकी वैलिडिटी 1 वीक की होती है और डेली के डेली रिन्यू कराना पड़ता है। और हॉट वर्क में तो 100% डेली रिन्यू कराते हैं। ये दोनों वर्क हैं, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, वो 1 हफ्ते के लिए लगातार दे देती है कि भाई 1 हफ्ते तक तुम्हारा वैलिड है, आराम से काम करो। या जो ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं अपने सेफ्टी जो वर्क के प्रति, तो वो डेली ही रिन्यू करते हैं। वो जा करके देखते हैं कि आज जो प्लान क्या है और कल क्या था, आज कितना रिस्क है और कल कितना है, और आने वाले कल में कितना रिस्क हो सकता है इस कार्य के दौरान। तो जितना मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। और फिर भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट जाते जाते, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जल्द लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।